नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। यहाँ हम लाते हैं दिन भर की सबसे बड़ी खबरें, देश हो या विदेश, राजनीति से लेकर खेल, क्राइम से लेकर बिजनेस तक, सब कुछ एक ही जगह पर। तो चलिए जल्दी से नजर डालते हैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में सोमवार रात को हुई भारी बारिश ने जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया है। धर्मपुर बाजार और आसपास के क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं, जहां सोनखड्ड और सानेखड्ड ने विकराल रूप ले लिया। बारिश रात 11 बजे से शुरू हुई और रात 1 बजे के करीब इतनी तेज हो गई कि लोग डर के मारे घरों से बाहर निकल आए। धर्मपुर बस स्टैंड पूरी तरह जलमग्न हो गया। वहां खड़ी कई निगम की बसें और निजी वाहन, स्कूटर, बाइक, कार पानी के बहाव में बह गए। खड्ड के किनारे जिन लोगों के घर थे वे भी डूब गए और कई मकानों को नुकसान पहुंचा है। जिला के सरकाघाट व धर्मपुर उपमंडल में भारी नुकसान और जलभराव हुआ। राहत और बचाव कार्य के लिए प्रशासन और पुलिस की टीमें मौके पर तैनात हैं। अब तक एक व्यक्ति के लापता होने की सूचना है, जबकि दर्जनों वाहन बह गए हैं। प्रशासन ने प्रभावित इलाकों में एहतियात के तौर पर राहत शिविर और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिए हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है। यह घटना स्थानीय लोगों के लिए चिंता और खतरे का कारण बनी हुई है। इजरायल ने 16 सितंबर 2025 को गाजा सिटी पर नियंत्रण के लिए जमीनी सैन्य अभियान तेज कर दिया है। इजरायली रक्षा बलों IDF ने सोमवार रात से गाजा सिटी के विभिन्न इलाकों में टैंकों के साथ जमीनी ऑपरेशन की शुरुआत की, जिसका मकसद हमास की सैन्य संरचनाओं को नष्ट करना और इलाके को नियंत्रित करना है। गाजा सिटी के कई हिस्सों में लगातार भारी बमबारी और तोपखाने के हमले किए जा रहे हैं। दर्जनों ऊंची इमारतें ढह गई हैं, जिनमें 3 टावर भी शामिल हैं। सोमवार शाम से IDF टैंकों ने घनी आबादी वाले गाजा सिटी के भीतर प्रवेश किया है और कई नागरिक इलाकों में बड़े पैमाने पर हवाई और ज़मीनी हमले जारी हैं। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में कम से कम 100 लोगों की मौत हुई है, जबकि हजारों लोग विस्थापित हुए हैं। IDF ने गाजा सिटी के नागरिकों को दक्षिण की ओर मानवीय क्षेत्र में चले जाने की चेतावनी भी जारी की है, लेकिन सीमित संसाधनों और सुरक्षा के अभाव में लोगों का पलायन बेहद कठिन है। अब तक करीब 3 लाख लोग गाजा सिटी से पलायन कर चुके हैं, जबकि बहुत से लोग सुरक्षा कारणों से अभी भी वहां फंसे हैं। ये सैन्य कार्रवाई 2 साल से जारी संघर्ष के सबसे भीषण चरणों में से है, जिससे इलाके में मानवीय संकट और अधिक गहरा गया है। नेपाल में पिछले सप्ताह हुए हिंसक जेन-ज़ी प्रदर्शनकारियों की मौत पर देश में राष्ट्रीय शोक मनाया जा रहा है। इस आंदोलन का नेतृत्व मुख्य रूप से 1997 से 2012 के बीच जन्मे युवा कर रहे थे, जो सोशल मीडिया प्रतिबंध और सरकारी भ्रष्टाचार के खिलाफ विरोध कर रहे थे। सरकार ने 17 सितंबर को राष्ट्रीय शोक दिवस घोषित किया है। इस दिन पूरे देश में सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे और राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। प्रदर्शनकारियों की मौत की संख्या कम से कम 58 बताई गई है, जिसमें 10 कैदी और 3 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। सरकार ने मृतकों के परिवारों को आर्थिक मुआवजा भी देने का निर्णय लिया है, जिसमें प्रत्येक परिवार को 15 लाख नेपाली रुपए, 10 लाख मुआवजा और 5 लाख अन्य खर्च दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने मृतकों को शहीद घोषित किया है और उच्च न्यायिक जांच आयोग गठित करने का फैसला किया है, ताकि पूरे मामले की जांच हो सके। यह आंदोलन नेपाल में भ्रष्टाचार और राजनीतिक असमर्थता के खिलाफ युवाओं की बड़े पैमाने पर उठी आवाज थी, जिसने देश की राजनीति में बड़ा बदलाव भी लाया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को बंधकों को लेकर खुली धमकी दी है कि यदि वे बंधकों को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल करते हैं या उन्हें रिहा नहीं करते, तो अब कोई रियायत नहीं दी जाएगी। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर कहा कि सभी बंधकों को तुरंत रिहा करना होगा और जिन लोगों की हत्या की गई है उनके शवों को वापस किया जाना चाहिए, अन्यथा हमास का अस्तित्व खतरे में रहेगा। उन्होंने कहा, मैं इजरायल को वह सब कुछ भेज रहा हूं जो इसे काम पूरा करने के लिए चाहिए। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो हमास का एक भी सदस्य सुरक्षित नहीं रहेगा। साथ ही ट्रंप ने गाजा के लोगों को भी चेतावनी दी है कि अगर बंधकों को रखा गया तो वे मर जाएंगे। ICC ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मांग को खारिज कर दिया है कि मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को एशिया कप 2025 से हटाया जाए। यह मांग भारत पाकिस्तान मैच के दौरान हुए हैंडशेक विवाद के कारण की गई थी, जिसमें आरोप था कि पाइक्रॉफ्ट ने पाक कप्तान सलमान अली आगा को कहा था कि वे भारतीय कप्तान से हाथ न मिलाएं। हालांकि ICC का मानना है कि पाइक्रॉफ्ट ने इस विवाद में कोई गंभीर भूमिका नहीं निभाई है।
बल्कि उन्होंने केवल कुछ सलाह दी थी ताकि सार्वजनिक शर्मिंदगी से बचा जा सके। आईसीसी का यह भी कहना है कि एक सदस्य की मांग पर मैच अधिकारी को बदलना गलत मिसाल स्थापित करेगा। पाकिस्तान ने पाइक्रॉफ्ट को नहीं हटाए जाने पर एशिया कप में यूएई के खिलाफ अपने अगले मैच का बहिष्कार करने की भी धमकी दी है, लेकिन आईसीसी डीजी के रुख से असहमत है और इस मामले में कोई बदलाव नहीं होगा। भारत ने स्पीड स्केटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 में इतिहास रच दिया है। 22 साल के आनंद कुमार वेलकुमार ने सीनियर पुरुष 1000 मीटर स्प्रिंट रेस में स्वर्ण पदक जीतकर भारत को पहली बार विश्व चैंपियनशिप का स्वर्ण पदक दिलाया। इसके अलावा उसी टूर्नामेंट में आनंद कुमार ने 500 मीटर स्प्रिंट रेस में ब्रॉन्ज मेडल भी जीता था, जो भारत का पहला सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल है। इस तरह भारत ने इस चैंपियनशिप में 2 गोल्ड मेडल अपने नाम किए और स्पीड स्केटिंग में अपनी ताकत दिखा दी। 1 अक्टूबर 2025 से भारतीय रेलवे टिकट बुकिंग के नियम में बड़ा बदलाव लागू होगा। अब किसी भी ट्रेन के जनरल रिजर्वेशन खुलने के पहले 15 मिनट तक केवल वही ऑनलाइन टिकट बुक कर सकेंगे जिनका आधार वेरिफिकेशन, आधार ऑथेंटिकेशन हो चुका होगा। यह नियम आईआरसीटीसी वेबसाइट और मोबाइल ऐप दोनों पर लागू होगा। इसका मकसद है कि टिकट बुकिंग के शुरुआती समय में असली यात्रियों को प्राथमिकता मिले और टिकट बुकिंग में एजेंट या बॉट्स द्वारा दुरुपयोग ना हो। रेलवे काउंटर या एजेंटों द्वारा टिकट बुकिंग के नियमों में कोई बदलाव नहीं होगा। फिलहाल यह नियम तत्काल टिकट बुकिंग पर लागू था, अब यह जनरल रिजर्वेशन पर भी लागू हो जाएगा। यात्रियों को सलाह दी जा रही है कि वे अपना आईआरसीटीसी अकाउंट आधार से लिंक कर लें ताकि उन्हें परेशानी का सामना न करना पड़े। उत्तर प्रदेश के मोहनलालगंज क्षेत्र के धनुआसौड़ गांव में एक पिता ने खेत बेचकर घर बनाने के लिए बैंक में 14 लाख रुपए जमा किए थे, लेकिन उसका 13 साल का बेटा यश कुमार ऑनलाइन गेम फ्री फायर में यह सारा पैसा हार गया। जब पिता को बैंक जाकर पता चला कि खाते से पैसे गायब हो गए हैं और इस बात की जानकारी बेटे को भी मिली, तो वह डर के मारे अपने कमरे की छत पर जाकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। यह घटना गहरी चिंता का विषय है और ऑनलाइन गेमिंग की लत के खतरों को उजागर करती है। आज की मुख्य खबरों की संक्षिप्त सुर्खियां इस प्रकार हैं। आयकर विभाग ने आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर ही रहने की पुष्टि की। नागालैंड में भारी बारिश और भूस्खलन के कारण NH-29 सड़क संपर्क बाधित हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दी, लेकिन वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को कुछ प्रावधानों पर रोक लगाई। NPCI ने UPI व्यक्ति से व्यापारी लेन देन की सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने AI के विकास के अनुरूप नियम बनाने की जरूरत बताई। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत 2047 तक $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनेगा। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने इंजीनियर दिवस पर भारत रत्न M विश्वेश्वरैया को श्रद्धांजलि दी।